अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, एक नन मुस्लिम शख्स जिसकी पढ़ाई अमेरिका में हुई थी, उसका नाम दीपक कुमार था। वो दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्द समझता था। उसे लगता था जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो आगे चलकर जिहादी या आतंकवादी ही बनते हैं और इस मदरसे में बस यही सब सिखाया जाता है। इसलिए वो अमेरिका से इंडिया वापस आकर दारुल उलूम देवबंद की जांच पड़ताल के लिए गया। मदरसे में जाने के बाद उसे क्या पता चला और उसके साथ कैसा सलूक हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरी जाए पैदाइश हिंदुस्तान के सूबे यूपी का एक कदीम शहर बनारस है। वालिदैन ने होश संभालने के बाद ही अपने हमरा अमेरिका लेकर चले गए थे और हमेशा के लिए अमेरिका में ही शिफ्ट हो गए, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए वालिदैन ने हमारी तालीम का आगाज़ भी अमेरिका में ही करवा दिया। पढ़ाई के चंद साल गुजरे थे कि मुझे वहाँ के माहौल से मुकम्मल वाकफियत हो गई और हमने बड़े होकर कुछ बनने का अज़म भी कर लिया। जब मैंने हाई स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे दिमाग में सहाफ़त का भूत सवार हो गया। फिर मैंने सहाफ़ी बनने का मुकम्मल फैसला ही कर लिया। पढ़ाई की तकमील के बाद सहाफ़त के मैदान में कदम रंजा किया तो बड़े बड़े ऐसे शह सवारों से मुलाकात हुई जो सहाफ़त के आला मकाम पर थे। जॉब ज्वाइन करने के चंद साल बाद वालिदैन ने दिल्ली की एक पढ़ी लिखी लड़की से मेरी शादी करवा दी, जो फिलहाल मेरे साथ ही अमेरिका के किसी हेड ऑफिस की जॉब ज्वाइन करके मुझसे भी आला तनख्वाह की मालिक बनी हुई है। हमारी तनख्वाह भी हिंदुस्तानी रुपए के एतबार से करोड़ों से भी ऊपर है। खैर, मैं अपनी बात को तुलना देकर असल सफरनामे की तरफ रुजू होता हूँ। चूँकि मैं सहाफ़त में कदम जमा चुका था, इसलिए हर रोज नई और अजीबोगरीब खबरों पर मुब्तला होकर उसे शाया करना मेरा मसगला बन गया था। अभी करीबन 4-5 सालों से एक बात कानों से टकराकर बहुत परेशान करती थी और इस बाबत हमेशा फिक्रमंद रहा करता था, और जब भी उस तरफ तवज्जो मोड़ता तो गुस्से को ताब न ला पाता। वो बात यही थी कि हमारे हिंदुस्तान ही में देवबंद नामी एक जगह है जहाँ एक बड़ा सा दहशत गर्दों का अड्डा है, जहाँ के कारकुनान नौजवानों ने मुस्लिम को तैयार करके पूरी दुनिया में जिहाद के नाम पर दहशत फैलाने में हमेशा कोशा रहते हैं और हर जगह उलमाए देवबंद अपना रोब और दबदबा बनाने में कामयाब भी हैं। शहर देवबंद के दूर से भी किसी गैर मुस्लिम का गुजर हो जाए तो उनकी जान बचना नामुमकिन होता है, यानी गैरों को गाजर मूली की तरह रेत दिया जाता है, जिसे अमेरिकन मीडिया हर रोज इस बात को एक कातिलाना चाल समझकर उछाला करती है। हमें जो सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात थी वो यही थी कि दहशत गर्दों का ये अड्डा हमारे वतन में ही क्यों। फिर मैं आखिर 1 साल से अपने दिल में ये अज़म कर रहा था कि जरूर इसके खात्मे का कोई हल निकालूंगा। इसके लिए हमें सबसे पहले हिंदुस्तान जाकर देवबंद का मुकम्मल जायजा लेना होगा, फिर मुशाहिदे से जो बात अमल में आएगी उसे कर गुजरना होगा। बिलाखिर इस इरादे की तकमील के लिए मैंने अमरीकी हुकूमत से चंद अय्याम की छुट्टी ली और वालिदैन को भी किसी तरह राजी कर लिया, क्योंकि वालिदैन भी हमारे इस इरादे को सुनकर सहम गए थे कि शायद दोबारा बचकर वापस आएगा भी या नहीं। सर पर कफन बांधकर बहुत खौफजदा होकर हिंदुस्तान का रुख कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही हमारे लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फोर्स का इंतजाम भी किया गया। ना चाहते हुए भी दिल्ली में चंद रोज इस वजह से मुकीम रहना पड़ा कि पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। दिल्ली में 3 रोज कयाम की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे बेहद खौफजदा था और देवबंद से दोबारा बच निकलने के लिए कोई तरकीब ढूंढ रहा था, लेकिन जहाँ पर दिमाग ने अपना काम करना भी शायद छोड़ दिया था। बिल आखिर मैंने मखसूस लिबास को तर्क करके सादा सा लिबास जेबे तन किया और सिक्योरिटी को मुब्तला किए बगैर दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा और देवबंद के लिए ट्रेन पकड़ने में कामयाब हो गया। दिल्ली से देवबंद तक सफर का मुकम्मल वक्त खौफो हिरास में गुजरा। किसी तरह मेरी ट्रेन देवबंद स्टेशन पर पहुंच गई। मैं हाफते कांपते ट्रेन से नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर लगी कुर्सियों पर बैठ गया। स्टेशन पर ही मदरसे के चंद बच्चों पर मेरी नजर पड़ी, जिसे देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी, लेकिन हिम्मत ने गवारा ना किया कि किसी को अपनी तरफ मुखातिब करके कुछ मालूमात हासिल कर सकूं। काफी देर तक टोपी कुर्ता पहने तमाम लड़कों की हरकत पर नजर जमाए हुए था। आखिरकार मैंने अपनी नशिस्त से 10 कदम फासले पर बैठे एक पंडित को देखा।
जो पास बैठे मदरसे के बच्चों से मजाक कर रहा था और उसी मजाक के दौरान पंडित उस बच्चे से पीने को पानी तलब करता है। वो लड़का पंडित को पानी देकर फिर मजाक में मशगूल हो जाता है। जिस नज़ारे को देखकर मेरा दिल का बोझ कुछ हल्का होता है और हौसले में एक निखार पैदा हो जाती है। फिर मैंने किसी दूसरे लड़के को अपने तरफ मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे दारुल उलूम में कासिम साहब जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे मिलना है। लड़के ने नाम की तस्दीक करते हुए कहा कि वो तो मौलाना अबुल कासिम नोमानी साहब हैं। मैंने कहा जो भी हैं उनसे मिलना है। उस लड़के ने अपना नाम नाजिर बताया। मैंने सबसे पहले अपने वालिदैन को मुतमईन करने के लिए नाजिर भाई के सामने फोन लगाया। मेरी वालिदा ने मेरी फिक्र में अपना बुरा हाल बना कर रखा था। मेरी घरवाली भी रो रो कर बेहाल थी। मैं उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए वीडियो कॉलिंग पर नाजिर के साथ गले में हाथ डालकर बात की। यहाँ तक कि नाजिर भाई ने भी तसल्ली के कुछ अल्फाज मेरे घर वालों के लिए सर्फ किए, जिससे घर वालों को तसल्ली हो गई। मैं नाजिर भाई के हमरा स्टेशन से दारुल उलूम के लिए रिक्शा लिया। पूरा रास्ता नाजिर भाई से गुफ्तगू होती रही। मैंने अपने मकसद को छुपाए हुए कुछ हकीकतों से नाजिर भाई को आगाह किया। मैं नाजिर भाई की अंदाज़े गुफ्तगू और खुश अखलाकी से बहुत मुतासिर हुआ। दारुल उलूम पहुंचकर मोहतमिम साहब की तरफ रुख किया, लेकिन खबर मिली कि वो कहीं निकले हुए हैं। उस दौरान हमने मदरसे की चार दीवारी में दाखिल होकर बच्चों का आपस में मिलजुल कर रहना, एक साथ बैठकर खाना, एक साथ सोना, ये देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था और बड़ा प्यार भी आ रहा था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी बाहमी मोहब्बत, ऐसा सुलूक देखा था जो मेरे लिए नाकाबिले तरदीद हकीकत थी। जिस नज़ारे को देखकर मेरी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी, बल्कि मजबूरन दिल को ये तस्लीम करना पड़ा कि ये मदरसा महज अमन का गहवारा है। यहाँ सिर्फ मोहब्बत का पैगाम और अखलाक नबवी की तालीम दी जाती है। अब मैं हर तरह के खौफ से निजात पा चुका था और अपने आप को मुतमईन भी कर लिया था। उसके बाद दफ्तर एहतमाम में तशरीफ ले गए, जहाँ शोबे कंप्यूटर के चंद अफराद से मुलाकात हुई, जिनसे अंग्रेजी जुबान में कुछ गुफ्तगू हुई। चूँकि बचपन से अमेरिका रहते हुए मादरी जुबान पर कुदरत न रख सका था, गुफ्तगू के दौरान ऐसा लग रहा था गोया उनकी जुबान से फूल बरस रहे हों। बहुत अखलाक मंदी से गुफ्तगू होती रही। इस गुफ्तगू में उलूम का मकसद क़याम और इसकी हकीकत पर मुब्तले हुए। फिर मैंने कुछ देर कंप्यूटर पर बैठने की इजाज़त तलब की। कंप्यूटर पर बैठकर मैंने करीबन 2 घंटे में इस्लाम और दारुल उलूम के मुनासिबत पर करीब 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक PDF बनाकर महफूज कर लिया। उसके बाद मैंने नाजिर भाई से किसी होटल चलने की दरख्वास्त की, क्योंकि दूर अंदेशी की वजह से मेरी भूख भी मर चुकी थी। लेकिन जब मामला बरक्स देखा तो कुछ भूख भी महसूस होने लगी। नाजिर भाई हमें चिकन फ्राई सेंटर ले गए, जहां मैंने नाजिर भाई के लिए अलग और अपने लिए अलग चिकन फ्राई का ऑर्डर दिया। मुझे भूख शदीद थी, इसलिए अपने लिए ज़्यादा मिकदार में चिकन फ्राई तलब किया, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझसे खाया नहीं गया, इसलिए मैं वेटर से उसे फेंकने को कह दिया। नाजिर ये सुनकर फौरन बोल पड़े कि दीपक भाई क्यों फेंक रहे हैं, आप मुझे दे दें। मैंने नाजिर भाई को हैरत भरी निगाहों से देखते हुए गोया ये हुआ कि हमारे यहाँ तो जिस गिलास पर हाथ लगा दिया जाता है उससे पानी पीना तो दूर, कोई दूसरा शख्स हाथ तक लगाना गवारा नहीं करता, और तुम लोग एक गैर मुस्लिम का झूठा तक खाने को तैयार। इतनी मोहब्बत और ऐसी तालीम, मेरी आंखों में आंसू डुबडुबा गए। मैंने नाजिर भाई को अपने गले से लगा लिया और प्यार से कंधे पर हाथ की थपकियां देने लगा। नाजिर भाई कहने लगे, हम जिस रिस्क को बर्बाद कर देते हैं उसी रिस्क के लिए गरीब कितनी आस लगाते हैं, तरसते रहते हैं, लेकिन वो इंसान रिस्क की कदर क्या जाने जो हमेशा पैसों से खेला हो, बल्कि रिस्क की कदर तो कोई उनसे पूछे जिनके पास खाने को एक लुकमा भी मुयस्सर नहीं। उसके बाद नाजिर भाई हमें मेहमान खाने तक साथ लाए और आराम करने को कहा। फिर कुछ ही देर बाद मोहतमिम साहब के आने की खबर मिली। मेहमान खाने से अटैच मोहतमिम साहब के रूम में जाने की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर मैं अंदर दाखिल हो गया। मोहतमिम साहब खंदा पेशानी से मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। इतना हसीन चेहरा जिस पर खुशियों के आसार नुमाया थे, देख कर मेरा दिल बाग बाग हो गया। गुफ्तगू में बहुत ही मिठास थी। मोहतमिम से मुझे बैठने को कहकर खुद गिलास में पानी डालकर मुझे पिलाने लगे। फिर चाय तलब की गई। मोहतमिम साहब नाश्ते पर बजिद थे, लेकिन मैं पहले से फारिग था, इसलिए चाय पर इत्तेफाक किया। गुफ्तगू में बहुत सारी हकीकतों पर मुतालबे भी हुए और हमने भी अपनी सरगर्मियां बताई। फिर एक इरादा भी जाहिर किया, हम उन सहाफ़ियों के
एक वफद के हमरा यहाँ आएंगे जो इन अमन के गहवारे को दहशत गर्दों का अड्डा बताकर लोगों की जहनियत को खराब कर रहे हैं। आखिर में ये कहते हुए वहाँ से रुखसत हो गए कि मोहतमिम साहब, आज तक हमने तमाम मजहब का मुतालिया किया, लेकिन सीरत व अखलाक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा किसी इंसान को नहीं पाया, और मेरी आंखों ने आज तक करोड़ों इंसान को देखा, लेकिन आप जैसा खूबसूरत और नूरानी चेहरा कभी नहीं देखा। जितनी नफरत और नापाक इरादे के साथ हम देवबंद आए थे, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत और प्यार लेकर आपके पास से जा रहे हैं। गोया मोहब्बत और खुशियों को अपने दामन में भर कर वापस हो रहे थे। फिर सबसे आखिर में जाते जाते नाजिर भाई को एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहा, लेकिन उन्होंने भी सख्ती से इनकार कर दिया, जिससे ये सबक मिला कि वाकई यहाँ कोई मतलब परस्त नहीं, बल्कि सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये थे एक ऐसे शख्स जो मदारिस की जांच पड़ताल के लिए अमेरिका से निकले थे, जिन्हें ये शक था कि मदारिस के अंदर दहशत गर्दी सिखाई जाती है। लेकिन जब उन्होंने मदारिस के माहौल को देखा तो उनका दिल बाग बाग हो गया, और उन्हें पता चला कि ये मदारिस दहशत गर्दी के अड्डे नहीं, बल्कि ये तो अमन और सुकून का गहवारा है। आज भी लोग मदारिस पर उंगली उठाते हैं। उन्हें मदारिस के खिलाफ बोलने से पहले चाहिए कि मदारिस का विजिट करें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।